हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज उसकी तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहले हमने बात की थी अनबाइस्डनेस, और अनबाइस्डनेस में हमने उसके प्रूफ भी दिए थे थ्योरम के थ्रू। और फिर उसके बाद जो है हमने बात की कंसिस्टेंसी पे भी बात की और उसके थ्योरम के प्रूफ भी दिए और कुछ न्यूमेरिक एग्जांपल्स भी थी। अब है एफिशिएंसी और फिर उसके बाद होगा सफिशिएंसी। अच्छा, ये जो एफिशिएंसी है या एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? देखें, एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, ये तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इज़ डिफाइंड टू बी एफिशिएंट इफ़ द वेरिएंस ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द सेम पैरामीटर। या अगर आपकी डेफिनेशन के अंदर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो फिर देखें, उसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको समझने में। और टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर जब दो चीज़ों का न्यूमेरिक इस तरह से कंपैरिजन आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देखें क्या कहता है कि सपोज़ देयर आर टू अनबाइज्ड एस्टिमेटर, यानी दो एस्टिमेटर हैं T1 एंड T2। याद रखिएगा, एक ही पैरामीटर की दो स्टैटिस्टिक हो सकती हैं जिसे हम एज अ एस्टिमेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे T1 का मतलब आप मीन ले सकते हैं, T2 का मतलब आप मीडियन ले सकते हैं। किसमें? ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ली, उसके आपने एक का मीन निकाल लिया और मीडियन निकाल लिया। अब आप चेक करना चाहते हैं कि अनबाइज्ड हैं, इन दोनों में से कौन अनबाइज्ड है। आप चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन कंसिस्टेंट है। आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें कौन एफिशिएंट है या फिर सफिशिएंट है। तो देखें, T1 एंड T2 सेम पैरामीटर का होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द सेम पैरामीटर थीटा। इन्होंने अलामती तौर पे T1 एंड T2, आप इसको मीन और मीडियन समझ लीजिए, और थीटा यानी सेम पैरामीटर, ये म्यू समझ लीजिए इसे। देन T1 विल बी सेट टू बी मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो कब कहा जाएगा T1 को मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर? कब कहा जाएगा? देन T2 से ज़्यादा बेहतर कब कहा जाएगा? इफ़ वेरिएंस ऑफ T1 लेस होगा वेरिएंस ऑफ T2 से। यानी जब आप T1 और T2 इन दोनों के ऊपर आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे और जिसका वेरिएंस कम होगा, जिसमें वेरिएबिलिटी कम होगी, उसे आप कहेंगे कि वो मोर एफिशिएंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। ये हमने अनबाइज्डनेस वाले उसके अंदर बताया था कि किस तरह से निकलता है। और वेरिएंस ऑफ मीडियन, ये मीडियन लिखा हुआ है, देखें इसके ऊपर मत का निशान बना हुआ है यूँ करके, तो ये मीडियन है, ये एक्स बार है। तो वेरिएंस ऑफ मीडियन किसके बराबर होता है? पाई स्क्वायर अपॉन एन, लेकिन पाई/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जब आप इसको प्रूव करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, दो चीज़ें बराबर कब होती हैं? जब आप उन्हें डिवीजन के अंदर, रेशो के अंदर लाएं और फिर उसका आंसर अगर 1 आ जाए तो वो दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी जो है वो इक्वल होती है। अगर आंसर 1 आ जाए, लेकिन आंसर अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब जो नीचे वाला होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, मैं चेक करना चाह रहा हूँ एक्स बार की एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी चेक करना चाह रहा हूँ? एक्स बार की। तो भाई एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ली, उसमें हमने वेरिएंस अप्लाई किया, उसी में हमने मीडियन अप्लाई किया। सेम पैरामीटर के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने क्योंकि एक्स बार की चेक करना चाह रहे हैं तो हमने एक्स बार को डिवाइड करा दिया वेरिएंस ऑफ मीडियन से। वेरिएंस ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ मीडियन, दोनों को जब डिवाइड करवाया तो पाई/2 आपके पास आंसर आया। अच्छा, पाई/2 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, आपने इसको जब डिवाइड करवाया तो 1.57, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये 57 क्या है? 57 का मतलब ये हुआ कि ये एक्स बार जो है 57 जो है, यानी 157, तो 1 को छोड़ दीजिए, 57% मोर एफिशिएंट है। अब आपको ये बताते हैं कि ये 157 का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सैम्पल मीन एक्स बार इज़ मोर एफिशिएंट देन द सैम्पल मीडियन एज एन एस्टिमेटर ऑफ म्यू। बस इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आपका बिल्कुल एफिशिएंसी का क्लियर जो है वो मॉडल क्लियर हो जाएगा। तो बस अगर आप चेक करना चाहते हैं, मीडियन को नीचे रख दीजिए, वेरिएंस ऑफ मीडियन को नीचे रख दीजिए और इसको ऊपर रख दीजिए, तो आंसर 1 से कम आ जाएगा। तो 1 से कम आए तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन जो है वो मोर एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब है जो मीन है वो एफिशिएंट होगा। यानी 1 के बराबर आए तो दोनों बराबर, 1 से ज़्यादा आए तो नीचे वाला जो होता है एस्टिमेटर, जिसको आप एज अ एस्टिमेटर यूज़ कर रहे हैं, वो मोर एफिशिएंट होता है। अब देखें 1.57, ये जो 1.57 है और इसको अगर परसेंटेज में लिखूँ तो 157 बनता है, विच मीन्स डैट अ सैम्पल मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ साइज 100
कैन डू द सेम जॉब, इस ये जो क्लाउड बना हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा, कैन डू द सेम जॉब एज अ सैम्पल मीडियन कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ साइज 157। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बताता है कि जो काम अगर कोई मोर एफिशिएंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो काम सैम्पल मीन जो है 157% यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल मीन जो काम 100 में करेगा, यानी 100 आपने सैम्पल साइज़ लिया आपने, जो भी आप उससे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो 100 सैम्पल साइज़ लें और वही आंसर आपके पास आ जाएगा। वही सेम काम जब आप मीडियन को लेकर करेंगे एज एस्टिमेटर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि वो लेस एफिशिएंट है, तो वो आपको 157 जो है आपको सैम्पल साइज़ लेना पड़ेगा। यानी एक काम आपने कैलकुलेट करना है। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे एक मज़दूर है, टारगेट क्या है कि 100 ब्लॉक्स जो हैं उसे लगाने, एक दीवार बनानी जिसमें 100 ब्लॉक लगाने। तो अब हम कहते हैं कि भाई एक बूढ़ा मज़दूर है और एक जवान मज़दूर है, तो आप बताइए कि एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी। 25% तो कम से कम ज़्यादा होगी, 1.25 बनती है एफिशिएंसी यानी। तो अगर बूढ़ा मज़दूर जो है 10 घंटे के अंदर वो 100 ब्लॉक लगाता है, वही 100 ब्लॉक जो हैं आपका जो जवान मज़दूर होगा वो 8 घंटे में लगा देगा। यानी 25% निकाल लीजिए, 25% एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये मोर एफिशिएंट है। तो याद रखिएगा, एफिशिएंसी के अंदर सिर्फ आप देखते हैं वेरिएबिलिटी किसकी कम है, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये काम किया जाता है, तो उसे कहते हैं मोर एफिशिएंट। अभी इसकी और एग्जांपल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी न्यूमेरिक एग्जांपल आपको डालूंगा, जो इसके बाद वाली वीडियो होगी। देखें, वो जो हमने आगे के वीडियो अपलोड करेंगे उसके अंदर जो है आपके पास T1, T2, T3 तीन पैरामीटर होंगे, तीन जो हैं आपके पास जो है वो एस्टिमेटर होंगे। और उसमें हम उम्मन होता ये है कि हम ये करते हैं कि कभी भी जब हमारे पास अनबाइज एस्टिमेटर होता है, फिर हम उसकी जो है वो एफिशिएंसी चेक करते हैं या कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। लेकिन सपोज़ करें कि आपके पास कोई पैरामीटर एस्टिमेटर ऐसे हों कि जो अनबाइज्ड हो ही ना, जब अनबाइज नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी कैसे एफिशिएंसी चेक करेंगे। तो ये रेयर केस होता है, तो सोचा कि ये भी बताता चलो कि भाई देखें, अगर आपके पास जो है एफिशिएंसी चेक करनी है, हमें चेक करनी है, और उसमें से कोई भी जो है वो अनबाइज एस्टिमेटर नहीं है, तो अब आप क्या करते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द बाइज एस्टिमेटर इज़ कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ एरर। तो याद रखिएगा, अगर कोई एस्टिमेटर बाइज्ड है लेकिन फिर भी आप उसकी एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं, तो फिर याद रखिएगा आपको क्या करना होगा कि आप मीन स्क्वायर ऑफ एरर निकालते हैं। जिन एस्टिमेटर्स का भी मीन स्क्वायर ऑफ एरर कम होता है, हम उसे कह देते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है। यानी ख़राब में से थोड़ा सा बेहतर इंसान को तलाश कर लीजिए, ठीक है, उसे कहते हैं मीन स्क्वायर ऑफ एरर। यानी बाइस्ड हैं और उसमें से जो ज़्यादा बेहतर लगता है उसे तलाश कर लीजिए, कम ख़राब को तलाश कर लीजिए। तो देखें, उसको हम किस बुनियाद पे करते हैं, मीन स्क्वायर ऑफ एरर। याद रखिएगा, जब भी आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं कि अनबाइज एस्टिमेटर पहले देखते हैं, जो बाइज होता है उसे छोड़ देते हैं, और फिर जो अनबाइज होते हैं उनको एफिशिएंसी में चेक करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि सारे के सारे आपने एस्टिमेटर जो हैं वो जो लिए वो एस्टिमेटर आपके बाइज निकल आएँ, तो और साथ में ये कह दे कि अब एफिशिएंसी निकालें, तो फिर याद रखिएगा मीन स्क्वायर ऑफ एरर का हम सहारा लेते हैं। मीन स्क्वायर ऑफ एरर क्या होता है, देखिए, मीन स्क्वायर एरर ऑफ थीटा जो होता है वो वेरिएंस ऑफ थीटा कैप होता है, ये तो आपको पता है, और फिर उसकी बाइजनेस का स्क्वायर कर दिया जाए, तो इस चीज़ को कहते हैं कि आप बाइज एस्टिमेटर की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगा न्यूमेरिक एग्जांपल इसकी कि किस तरह से एफिशिएंसी चेक की जाती है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे सफिशिएंसी की।